अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, अहम खबरें हैं जनाब। एक तो जो आज़म खान साहब का स्टेटमेंट सामने आया है उसने काफ़ी हलचल मचाई है। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आज़म के, और उन्होंने ज़ाहिर बताया जो जा रहा है कि 164 के तहत ये बयान रिकॉर्ड कराया है। इस बयान में उन्होंने ये कहा कि जी साबिक वज़ीर आज़म ने जो साइफ़र का मामला था उसके ऊपर गलत तौर पर खेला, प्रोपेगेंडा किया, उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। उनका ये बयान किस कदर ख़तरनाक हो सकता है और इस बयान की कितनी हैसियत है कानूनी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी, इसके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। फिर 9 मई के जो वाक़यात हैं उसके हवाले से भी जो मलबा है वो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि चेयरमैन PTI के ऊपर ही गिर रहा है, और जो इब्तदाई उसमें तफ्तीश हुई है, JIT ने तफ्तीश की है, उसमें उन्हीं को मुल्ज़िम करार दिया है, मास्टरमाइंड करार दिया है। तो क्या अब यूँ लग रहा है कि मुख्तलिफ केसेस अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं और फाइनली हम देखेंगे कि इन्हीं में से किसी एक केस में चेयरमैन PTI को गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा? क्या ये सब मामलात और फिर दूसरी तरफ इलेक्शन की तैयारियाँ, ये सब चीज़ें एक जानिब भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं? ये तो बात हो रही है कि हुकूमत अपने वक्त पर तहलील हो जाएगी, लेकिन क्या उसके बाद वक्त पर इंतखाबात पर अभी भी सवालिया निशान है या नहीं? क्या ये इंतखाबात नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी? तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स अभी तक बाकी हैं जिनके हवाले से गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है। इसी सिलसिले में आज सारी बात होगी और कुछ बात करेंगे अदालतों में चलने वाले, सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले मामलात के हवाले से भी। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ और पहले चल इमरान साहब की तरफ। इमरान साहब, यहीं से बात का आगाज़ कर लेते हैं कि जो आज सबसे पहले 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें चेयरमैन PTI को मुलविस करार दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि जी उनको अब गिरफ्तारी भी ज़रूरी है। राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा है। तो इससे आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है कि क्या इलेक्शन से पहले चेयरमैन PTI को गिरफ्तार करने की तरफ अब हम बढ़ते हुए देख रहे हैं मामलात को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, बात ये है कि 9 मई के मामलात में, 9 मई के वाक़यात में चेयरमैन PTI का कितना हिस्सा है, या उन्होंने उसकी सरपरस्ती की या नहीं की, प्लानिंग में शामिल थे या नहीं, ये सारी चीज़ों का फैसला करना अदालत ने। फ़िलहाल तो मामला ये है कि JIT ने एक तफ्तीश की है और उनकी तफ्तीश के मुताबिक, उन्होंने जो तहकीकात की है उनकी तहकीकात के मुताबिक उनका ये कहना है उस रिपोर्ट के मुताबिक कि जनाब चेयरमैन PTI जो थे उन्होंने ही बाकायदा ये साजिश की थी, ये प्लानिंग की थी, और उसके बाद ही ये सारा कुछ हुआ। और जो भी कौमी इमलाक को, फौजी तनसीबात को, और जो भी नुकसान पहुंचाया गया, ये सारा कुछ एक प्लानिंग का हिस्सा था। मामला ये है कि अब ये सारी चीज़ तो हो गई, लेकिन क्या जो आपका सवाल है कि ये इलेक्शन से पहले इनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ कि इतने संगीन किस्म के इल्ज़ामात, और फिर अगर तहकीकात में ये साबित भी चीज़ें होती हैं, और ख़ुद आप इस बात को ना भूलें कि जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, जो उनका दायां हाथ थे, जो सब से अहम आदमी थे। मैं भी आती हूँ जो वो साइफर वाला मामला है। नहीं, साइफर नहीं, मैं कह रहा हूँ उनके भी उस इकबाली बयान के बाद अब ये देखें तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो साफ ये जाहिर कर रही हैं कि चेयरमैन PTI जो हैं उनके अब बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। वो उनकी गिरफ्तारी भी होगी, जेल में भी जाएंगे, और ये सारे जो मामलात हैं उसी तरफ जाते नज़र आते हैं। लेकिन चौधरी साहब, अभी तो देखा जाए तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से चेयरमैन PTI के अगेंस्ट बाकायदा कोई हेयरिंग का आगाज़ तो उस तरह से नहीं हुआ। अभी तो सिर्फ एक JIT की रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में भी जो प्रोसिक्यूटर है उसका ये स्टेटमेंट है कि उन्हें करार दिया गया मुलविस। तो ये कितनी ख़तरनाक बात है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? और जब बाकायदा ट्रायल शुरू होगा इस मुकदमे का तो फिर हम कहेंगे कि अब उसमें वो क्या रिपोर्ट पेश की जाती है वो हतमी बात है। सुमिना, इसमें 2-3 बातें जो कानूनी लिहाज से इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक तो प्रोसिक्यूशन का केस जो है वो अदालत में जाना है, और अदालत ने सिर्फ जो JIT की जो ओपिनियन है सिर्फ उसको नहीं देखना है, उसके साथ जो एविडेंस है वो देखने हैं, और क्या एविडेंस लगाए गए हैं या उनमें क्या चीज जो है, कितनी सदाकत है, वो कितनी ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर ये चालान मुरतब होता है, ये प्रोसिक्यूशन अपना केस जो है वो करती है। देखा अमूमन ये गया है पाकिस्तान में कि जो हुकूमत वक्त होती है वो प्रोसिक्यूशन करती है, और वो ज्यादा वो नॉर्मली जो है वो बनती है उसके ऊपर, ख्वाहिशात के ऊपर और दबाव के ऊपर।
तो इस किस्म की जो बातें हैं फिर बाद में, इसलिए आपने देखा ना कि कभी भी किसी जो सियासत क्योंकि मुलव्वस हो जाती है मुकदमों में, तो किसी भी मुकदमे का हतमी नतीजा नहीं निकलता। इस वक्त जो ये बातें कहना कि वो चेयरमैन पीटीआई जो है वो शामिल थे या नहीं शामिल थे, इसकी बुनियाद तो शाहिद पे होगी और अदालतों की में जब मामला जाएगा ये टाइम टेकिंग है। जहां तक कि इस जो बात है हम सुनते आए हैं कि जी खतरनाक काम है, ये पिछले 1.5 साल से तो ये काम हो रहा है। अब वो ज़ाहिर है बॉटलनेक लगता है कि वो जिस तरह से इलेक्शन करीब आ रहे हैं तो एक वो एफर्ट्स में या एंडेवर्स जो कोशिशें हैं उनमें भी तेजी आएगी। जो वो खुद भी कहते हैं चेयरमैन पीटीआई कि वो उनको डिस्क्वालीफाई करने के लिए, इलेक्शन से टेक्निकली नॉकआउट करने के लिए ये सारा जो है ये तो पिछले 1 साल से कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार भी करना है, मुझे नाअहल भी करना है। नहीं तो फिर हुकूमत भी तो ये कह रही है, रोज भी तो वो भी तो ये कहते हैं, 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं कि जी ये हो गया, हम अब ये कर रहे हैं, अब खतरनाक टाइम शुरू हो गया, हमारे पास शवाहिद आ गए, लेकिन बेल तो मंडे नहीं चढ़ी है। 200 से ज्यादा केस तो हो गए उनके ऊपर, लेकिन किसी की भी केस में अब क्या पेशरफ्त हुई है वो तो अभी तक तो नहीं हुई। लेकिन आपकी असेसमेंट क्या है चौधरी साहब, इसकी वजह क्या है? जो बेल आपने कहा मंडे नहीं चढ़ रही, उसकी वजह क्या कमजोर शवाहिद हैं या फिर इसकी वजह यह है कि जानबूझकर ही उन्हें अभी तक ढील दिए रखी गई है? नहीं, ढील तो मेरे ख्याल में उनकी नहीं दी गई। देखिए ना, अब कितने अरसे से उनका तो नाम भी टीवी पे लेना जो है अब से है, और उनसे बात भी नहीं की जा सकती उनके बारे में, ना ही उनका कोई मौकफ जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे आ सकता है। इस हद तक तो सख्ती है, लेकिन इसके बावजूद अगर केसेस जो है वो सब्सटैंशियल नहीं होंगे, मतलब इसमें जो ज्यादा केस है, अगर दिन में आप 16-16, 40-40 FIRओं में मशवरे या बैटमेंट की बुनियाद पे किसी को शामिल करेंगे तो फिर उस पर ज़्यादा शकूक शुबात तो आते हैं। अब ये उनको ये कहना है कि जी उनको ढील दी गई है, तो हुकूमत की तरफ से फिर ढील दी गई है, और फिर अगर हुकूमत ने ढील दी थी तो क्यों दी थी? इन सवालों का जवाब तो फिर हुकूमत है। इसका मतलब है कि आप इसके ऊपर स्टेटमेंट के ऊपर ज्यादा साथ खड़े हैं कि वो ये मैं समझता हूँ इस स्टेटमेंट की बुनियाद कोई नहीं है। इस स्टेटमेंट की कोई जो ये कहते हैं कि मुकदमात ठोस हैं या अभी तक ये कहने की हद तक किए गए हैं, लेकिन साबित नहीं इसके ऊपर कोई ठीक हो गया कोई सैर हासिल या कोई ठोस शवाहिद जो है वो हुकूमत नाकाम रही है सामने प्रोड्यूस करने में। और इसी तरह की एक इमरान साहब अब जो चीज़ सामने आई है, जो प्रोड्यूस हुई है, वो आज़म खान साहब का बयान है, और पहले तो इस पर ही बड़ी सब क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक बंदा जो लापता था और फिर वो एकदम से प्रोड्यूस होता है और फिर वो एक स्टेटमेंट भी प्रोड्यूस कर देता है, तो उसकी क्या आप समझते हैं कि कानूनी, अखलाकी और सियासी हैसियत हो सकती है? समीना, अब ये बात ही है, या तो आज़म खान जानते हैं या अल्लाह जानता है, या वो लोग जिनके साथ थे वो जानते हैं कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से गए हुए थे या कोई उनको लेके गया हुआ था, ये वो कहाँ थे। क्योंकि ख़ुद उन्होंने जो बयान दिया आज़म खान साहब ने कि वो अपनी मर्ज़ी से गए थे और फिर अपने एक दोस्त के पास थे पेशावर में। अब अगर कोई बंदा अपनी मर्ज़ी से जाता है तो वो जहाँ भी मर्ज़ी को जा सकता है, और फिर वो अपनी मर्ज़ी से आके अदालत में बयान देता है। 164 का बयान जो है, ये अदालत के सामने, जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान है, असल में कानूनी हैसियत इसी की होती है, पुलिस के सामने बयान की नहीं होती। वो ये बात कह रहे हैं, तो फिर उनकी फैमिली ने गुमशुदगी का क्यों रिपोर्ट दाखिल कराई थी? इसलिए ना कि फैमिली को तो नहीं था पता। अब वो क्यों देखें, फैमिली से क्यों छुप के गए थे? फैमिली को तो बताया जा सकता है। समीना, 2-3 चीज़ें देखें, बिल्कुल बताया जा सकता है, लेकिन बाज़ औक़ात मामला ऐसे होते हैं, स्ट्रेस इतना होता है। मैं इस बात को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा कि वो अपनी मर्ज़ी से ना गए हों, कोई उनको ले गया हो, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। इसलिए अगर उनको भी कोई लेके गया है तो ये कोई चंबे की बात नहीं होगी। लेकिन मामला ये है कि हम किसी पे ये इल्ज़ाम अपने आप नहीं लगा सकते। या तो वो खुद जो मुद्दई जब खुद कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया था, तो फिर ज़बरदस्ती आप अपनी मर्ज़ी तो नहीं ठोस सकते कि नहीं नहीं भाई तुम्हें तो लेके गया था, को तुम्हें को लेके गया था। जब वो खुद कह रहा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गया हूँ तो हमें तो फिर ये मानना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि वो एक आम आदमी नहीं थे, वो एक सीनियर ब्यूरोक्रेट, और इतने सीनियर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमलन जो वज़ीर आज़म हाउस होता है उसको चला रहा होता है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है। तमाम इख्तियारात सारे इंचार्ज होता है ना हर चीज़ का, तमाम चीज़ें जो होती हैं उसी के साइन से, उसी के फ़ोन पे, उसी के इशारों पे चल रही होती हैं। यानी कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी अमलन पूरे पाकिस्तान की मशीनरी को
जो है वो चला रहा होता है, हेड कर रहा होता है। और ये जितने मजबूत रहे हैं, आपको याद होगा कि जहांगीर तरीन साहब ने भी जब अलहदा हुए थे तो उसमें ये इल्ज़ाम आयद किया था कि आजम खान ही एक बुनियादी वजह थे। बड़े लोगों को शिकायतें रही हैं, बहुत सारे लोगों कि वो पास नहीं आने देते इमरान खान के, और बहुत सारे मामलात में जिसको चाहते थे अपनी मर्जी से, जहाँ चाहते थे तैनात करवा लेते थे, अपनी मर्जी के लोगों को अपनी जगह पे रखते थे, ये सारे मामला। तो उस जैसे आदमी को मैं समझता हूँ कि इस मौके पे एक आपको क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट ज़रूर देना होगा कि फिर तो फवाद हसन फवाद और अहद चीमा इनसे बहुत अच्छे रहे, जिन्होंने इतनी कैद काटी, लेकिन वो वादा माफ गुआ तो नहीं बने। अगर आपकी थ्योरी ही सच मान ली जाए कि कोई उनको ले गया था, तो वो तो जेल में गए, उनके सोबतें उन्होंने बर्दाश्त की, सब कुछ किया, लेकिन वो तो नहीं टूटे, उन्होंने तो नहीं वादा माफ गुआ बने या कोई बयान दिया। ये अगर चंद दिनों में ही टूट गए और आके जो आप ये सारा स्टोरी बयान कर दी, तो फिर आप देख लें कि झूठ के तो कोई पाँव नहीं होते। और ये मामला इतना देखें, साइफर कहानी जो है ये आप समझ लें कि काम हुआ कहाँ से। जब पीडीएम ने और पीपल्स पार्टी ने मिल के तहरीक अदम इत्माद के ज़रिए से, जो कि कानूनी ऑप्शन थी, साबिक़ वज़ीर आज़म की हुकूमत को ख़त्म किया, अपनी हुकूमत बनाई, तो उस वक्त कारकर्दगी के एतबार से उससे पहले तो तहरीक इंसाफ थी, जो उसके लोग उसको छोड़ने जा रहे थे, लोग मुस्लिम लीग नून से और मुख्तलिफ जमातों से फैक्ट हैं और वो सारे उसके ऑन रिकॉर्ड हैं। हाँ जी, लेकिन साइफर का जो मामला है इमरान साहब, जैसे आप खुद कह रहे हैं कि ये तो पिछले साल अप्रैल की बात हो गई, बल्कि मार्च की बात हो गई, जब लहराया गया पहली बार 27 मार्च को जलसे में और सारा मामला हुआ। सवाल ये कि फिर ये आज़म खान साहब को 1.5 साल बाद क्यों ये ख्याल आया कि वो बताएं आकर के इसकी हकीकत क्या है, और वो भी उस वक्त जब वो पहले एक महीना पूरा तकरीबन नज़र भी नहीं आए, मंजर आम पर भी नहीं थे, और उसके बाद फिर अचानक से वो आते हैं और वो उसकी आके हकीकत बयान करते हैं। तो जब ये पहले मामला इतना उठा था, उसी वक्त क्यों नहीं वो बोले इसके ऊपर? उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए, आज़म खान साहब अभी पता नहीं कितने और कामों में ना सिर्फ ऐनी शाहिद होंगे बल्कि शायद शरीक भी हों। तो इस मामले में उन्हें हो सकता है ये खौफ हो। सबसे पहली तो बात यह है कि हम अपने प्रोड्यूसर से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोशिश करे कि आज़म खान साहब को किसी दिन आपके सामने यहाँ बिठाए और हम उनसे पूछें कि जनाब आपने उस वक्त क्यों नहीं, आपके अंदर का मुसलमान जागा उस वक्त आप क्यों। लेकिन बहरहाल ये सारे रेलेवेंट सवाल हैं जो कि जाहिर है उठ रहे हैं और इसके जवाब ज़रूर आने चाहिए। लेकिन अब चौधरी साहब से कुछ कानूनी भी मामला समझते हैं। चौधरी साहब, बहुत सारे लोग तो इवन ये तक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो उनका स्टेटमेंट हुआ है वो भी बेसिकली कोई 164 का बयान है ही नहीं है। उस स्टेटमेंट को पढ़ें तो उसमें ऐसा लगता है कि वो तो कोई और बयान कर रहा है उनके बिहाफ के ऊपर। तो क्योंकि ना तो वो सब लोगों का ये कहना है लैंग्वेज उस तरह की है, और ना वो कब मजिस्ट्रेट के सामने पेश हुए, कब ये हुई सारी रिकॉर्डिंग वगैरह बयान की, तो इस पर बहुत सारे अभी बहाम हैं। आप समझते हैं ये सही जेन्युइन बयान है? ये बयान जो है ये दो तरह के बयान होते हैं कानूनी तौर पे। एक दफा 161 CRPC ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होता है, जो कि पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। उसको बयान की अहमियत जो है एविडेंशियली इतनी ज्यादा नहीं होती जब तक कि वो बयान, वही बयान जो है वो अदालत के सामने रिकॉर्ड हो और उस पर जिरा हो, और उस पर जो सिर्फ बयान कर देना काफी नहीं होता, फिर जो चीजें वहाँ पे उस बयान में इल्जामात लगाए गए हैं या कोई चीजें रिवील सवालात हैं जैसे मैं पूछ रही हूं, उनसे मुतालिक जो है वो एक ठोस शवाहद भी जो साथ में ना हो। तो दूसरा बयान होता है 164 का, जिसको हम आमतौर पे ये समझा जाता है कि 164 का बयान मजिस्ट्रेट साहब रिकॉर्ड करते हैं और उसमें सिर्फ मुल्ज़म और मजिस्ट्रेट ही अदालत के अंदर होते हैं और किसी किस्म का बाहर का पुलिस भी ऑफिशियल भी नहीं होते, और एक उस माहौल में रिकॉर्ड। अब ये वो 164 का बयान किस वक्त किस मजिस्ट्रेट के सामने, क्योंकि ज़ाहिर है वो तो कोर्ट टाइमिंग में हुआ होगा ना, वहाँ पे फिर वकला भी होते हैं, साइलिन भी होते हैं, पब्लिक मुकाम होता है, तो कब हुआ, किस वक्त लेके दी, तो उस पर तो अभी तक तफसीलात सामने नहीं। जो चीज सामने आई है वो तो लगता है जिसमें वो बड़ी एक जो उसका क्लॉज डी है, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पे उसकी वीडियो भी चला दें इमरान खान की, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की। तो उन्होंने कहा कि इनकी, तो वो तो लगता है कोई इंस्ट्रक्शंस है कि ये चीजें उन्होंने कही हैं और ये चीजें हैं, और वही वो बाज जो जिनको आई उन्होंने उसी तरह से व्हाट्सएप जल्दी में या जोश में आके वो कर दी।
तो वो उसकी अभी तक कोरपोरेशन जब तक नहीं होगी। मैं 2 केसेस की आपको मिसाल भी दे देता हूँ कि 164 के बयान की कितनी अहमियत होती है सियासी केसों में। एक तो इसहाक डार साहब का हुदैबिया पेपर मिल में 164 का बयान, जो कि सुप्रीम कोर्ट में के लेवल तक जो है वो काश इसलिए नहीं कंसिडर किया गया। उन्होंने कहा कि वो इस पर जिरा नहीं हुई है और इस पे वो मामला उस तरह से नहीं किया गया जैसे होना चाहिए था कानूनी तौर पे। दूसरा बयान एक एफिडेंट केस में अली मूसा गलैन साहब के खिलाफ था, जो उनके पीए या वो थे उनकी तरफ से। इन दोनों केसेस में तो 164 की बुनियाद पे अभी तक सजा मैंने नहीं देखी। एक मुस्लिम लीग नवाज का केस है, एक पीपल्स पार्टी का केस है। तो इस केस को जो 164 का बयान जब आता है उस पर अदालत के सामने जिरा होती है, उसमें और फिर ये कि उस बयान के ऊपर वो खड़ा भी रहे ना, बयान देने वाला अदालत में भी जाके, अगर वो अक्सर तो ये देखा गया कि लोग मुनहरिफ भी हो जाते हैं। इस माहौल में तो कोई खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब कोई नॉर्मलाइजेशन आती है सिचुएशन में तो क्या फिर कोई खड़ा होगा या नहीं होगा, फिर वो एक ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। लेकिन मेरा साहब ये भी बड़ा सवाल रहा कि जी साइफर गुम हो गया, साइफर गुम नहीं हुआ, कभी कहा गया कि गुम हो गया है और फिर साबिक वज़ीर आज़म ने भी कहा कि पता नहीं कहीं मेरे से गुम हो गया, फिर वज़ीर दाखिला ने कहा कि नहीं वज़ारत ख़ारजा में पड़ा है। फिर ये भी हमने देखा कि उसकी कितनी सारी कॉपीज़ हैं कि स्पीकर को भी भिजवाई गई, सुप्रीम कोर्ट को भी भिजवाई गई, सदर साहब को भी भिजवाई गई। तो ये जो उसका गुम हो जाना है, ये आपको क्या लग रहा है, इसकी क्या कहानी है? ये गुम हुआ है, नहीं हुआ? और अगर हुआ है तो उसकी कॉपीज जब मौजूद हैं तो फिर हम उसको गुम हुआ कैसे कह सकते हैं? देखिए, कॉपी की वो हैसियत नहीं होती कॉपी, और फिर खास तौर पे जो अटेस्टेड कॉपी होती है उनकी कोई और पोजीशन होती है। एक फोटो कॉपी आप 100 करवा लें, वो ऑथेंटिक नहीं मानी जाती। जहाँ तक उसके गुम होने की बात है तो ये मामला जो है, देखें खुद ये जो आज़म खान साहब का बयान आया और उसमें जो उन्होंने कहा है कि जी ये उन्होंने एक हिकमत अमली बनाई थी। आपको याद होगा, शायद आप भूल रही हैं कि एक ऑडियो भी आई थी जिसमें साबिक वज़ीर आज़म गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब भी थे, असद उमर साहब भी थे और ख़ुद आज़म खान साहब भी थे। और उसमें ये सारी गुफ्तगू हो रही थी कि हम इसके पास कैसे खेलेंगे और इसको कैसे इशू बनाएंगे। तो अगर ये प्लानिंग थी और ये सारी चीज़ें थी तो फिर तो ये सारा कुछ जो है वो किया जा सकता है। और आज़म खान साहब जो ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म ने ख़ुद इसको गुम किया और छुपा लिया, गुम क्या करना है यानी छुपा लिया जो भी हुआ, तो फिर ये सारी चीज़ें देखें उन्होंने कर तो दी हैं, लेकिन जिस तरह फैसल चौधरी साहब कह रहे थे, अब अदालत में ये तो साबित होंगी तो मामला सजा का तो उस वक्त जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में तो रही थी ये कि इस तरह के मामला में आमतौर पर सजा नहीं होती। और देखिए 1.5 साल से तो ये हुकूमत भी भूली बैठी थी, साइफर पे तो कोई नहीं इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। मेरा पॉइंट ये नहीं है सजा हो या ना हो, असल में आप देखें कि इससे नुकसान किसको हुआ है। नुकसान मेरे नज़दीक सारे मामले में पाकिस्तान का हुआ है। देखिए, ये सियासी लोग तो कभी फायदा, वो तो अभी तक जो कुछ भी हो रहा है उसका नुकसान तो इसी तरह ही हो रहा है, या पाकिस्तान को हो रहा है या आवाम को हो रहा है। नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, पूरी दुनिया में सबकी पाकिस्तान की हो रही है। लेकिन मैं तो ये सवाल कर रही हूँ कि अभी तक तो हुकूमत को इस पे कोई फिक्र नहीं थी, कोई इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, ना कोई इसके ऊपर मुकदमा चल रहा था। अचानक आपको ये इसकी बात आपको अजीब लगती है कि ये अचानक से एकदम इतना बड़ा जुर्म भी हो गया और इसके ऊपर अब वो मुकदमा और अरेस्ट करने की बातें हो रही हैं? नहीं, जुर्म तो ये शुरू से बहुत बड़ा था। नहीं तो फिर इस वक्त तक अभी तक क्यों नहीं इस पे हुकूमत ने कोई पेशरफ्त की? आजम खान साहब के स्टेटमेंट का इंतजार क्यों किया? देखिए, इस तरह के मामलात में फौरी नहीं हो जाता, कोई ना कुछ ठोस सबूत हो तो कार्रवाई होती है, नहीं तो ठोस सबूत के बगैर हो तो उसका कुछ नहीं बनता। और ख़ास तौर पे अगर अदालतों का मूड देखेंगे जहाँ सबूत हों भी तो किसी एक फरीक को माफ़ कर दिया जाए या कुछ किया ना जाए या पूछा ना जाए, जहाँ एक एक वक्त में इतनी ज़मानतें हो जाए, वहाँ पे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? लेकिन चौधरी साहब, आपको लगता है कि अल्टीमेटली ये मामला फिर साइफर के कंटेंट की तहकीकात की तरफ जाएगा? और ये तो खुद पीटीआई का भी बड़े अरसे तक मुतालबा रहा है। आज कल भी जो चेयरमैन पीटीआई का खिताब था वो भी ये बात कर रहे हैं। क्या अब सबसे अच्छी बात ये होनी चाहिए कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो जाए, पता चल जाए कि क्या वाकई कुछ सियासी इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ। वो तो बगैर कंटेंट को जांचे नहीं हो सकता फैसला। तो आपको लगता है अल्टीमेटली उसकी तहकीकात की तरफ बात जाएगी जो उनका देरीना मुतालबा था? शमीना, आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 19A है जो कि ये बुनियादी हक देता है पाकिस्तान के शहरियों को कि पब्लिक इंटरेस्ट के जो मैटर्स हैं वो उनके मुतालिक जो इंफॉर्मेशन है वो अवाम में आनी चाहिए, जो कि कानूनी तौर पे जो की जा सकती है। अब बात यह है कि एक तरफ तो ये कहा जा सकता है अब दुनिया बदल गई है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स और वो चीजें जो हैं
वो बहुत पुरानी हो गई हैं। अब वहाँ पे जो वेस्ट में तो आप ये देखते हैं कि कुछ अरसे के बाद डीक्लासिफाई कर दी जाती हैं डॉक्यूमेंट, तकरीबन 20 साल के बाद वो वहाँ पे वो आम हो जाती है और पब्लिक कंजम्पशन के लिए वो पेश कर दी जाती हैं कि उस वक्त ये मामला हुआ था। और ये एक बुनियादी हक जो है तस्वर किया जाता है पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के आइन में भी है। अब अगर वो साइफर जो है सिर्फ साइफर का लहरा देना जो है उससे तो कोई जुर्म नहीं बनता मेरी ओपिनियन में। वो तो जब तक अगर उसके कॉन्टेंट्स जो हैं वो पब्लिकली आए यानी उसकी कॉपियां जो है वो यहाँ वहाँ पे हों। वो तो साफी भी दावे कर रहे हैं उनके पास भी हैं, उनको वैसे किसने दी? वो तो इमरान साहब के वो भी नहीं थे, करीबी साफी भी नहीं थे जो दावे कर रहे हैं। नहीं वो उसके ऊपर तो फिर उनको भी शामिल तफ्तीश करना पड़ेगा ना कि आपके पास कैसे आई, कहाँ से आई। दूसरी बात ये है कि साइफर का गुमना जहाँ ये बात की जा सकती है की जा रही है, तो मैं समझता हूँ अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस जो है जो लॉ है पाकिस्तान का उसमें जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर है ऑफिशियल जो कॉरेस्पॉन्डेंस है उसके कस्टोडियन तो वो होते हैं। तो अगर वो साइफर गुमा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उनकी बनेगी जो आजम खान साहब बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर चोरी कर लिया हो अगर प्राइम मिनिस्टर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी से ले लिया हो कि मुझे दो और उसके बाद वापस ना किया हो तो फिर तो सर उसमें ये होता है ना कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इमीडिएटली अंडर द लॉज और अंडर द रूल्स उसको रिपोर्ट करना चाहिए था ये चीज कि जनाब ये बात है और मेरे से ये प्राइम मिनिस्टर ने एक तो पहले बात है कि अनरिटर्न जब तक ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट मैटर है उसका कस्टोडियन वैसे वजारत खारजा भी होगी और ये वजीर दाखिला का बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो साइफर जो है वजारत खारजा में है। तो जहाँ तक मुझे जो रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत है उसकी असल कॉपी तो वजारत खारजा में होनी चाहिए, उसकी कॉपी जो है वो शायद तो प्राइम मिनिस्टर को सीसी जैसे आप देखें लेटर लिखते हैं ना उसके नीचे सीसी कर दिया जाता है मुख्तलिफ, तो वो कॉपी वहां पे गई होगी। उसकी जो गुमने की अगर बात है उसकी रिपोर्टिंग न करना टाइमली और उसकी कस्टडी जो है वो उसकी हिफाजत न करना, तो ये तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उसके ऊपर। जाहिर है इतने कागजात को खुद प्राइम मिनिस्टर तो नहीं संभाल रहा होता होगा यूजुअली भी, हर चीज समरी होती है जैसे मिनट्स ऑफ द मीटिंग होते हैं कैबिनेट के, वो उसका जो कैबिनेट डिवीजन है वो कस्टोडियन होता है, वो आप साइन जरूर करते हैं सब मिनिस्टर्स, सारे जो समरीज जाती हैं जो मिनट्स होते हैं कैबिनेट डिवीजन के या मीटिंग्स के उसके लिए सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसीलिए जो कस्टोडियन जो होते हैं वो ब्यूरोक्रेसी होती है, पॉलिटिशियंस नहीं होते। लेकिन इमरान साहब चेयरमैन पीटीआई तो ये भी कह रहे हैं कि मैं नहीं मानूंगा जब तक कि वो खुद नहीं आके इस पर वो बताते, वो समझ रहे हैं कि ये उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट ही जारी नहीं किया। ये इस तशवीश की कोई खास वजह आपको नजर आती है? मुझे एक बात बताएं, चेयरमैन पीटीआई पहले कौन से किसी की बात मानते हैं जो कहते हैं ये नहीं मानो, वो तो एक सोच लेते हैं समझ लेते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही ठीक है, बाकी पूरा पाकिस्तान गलत है, जो वो समझते हैं वही ठीक है। अब आजम खान ने अगर वाकई अदालत में जाके ये बयान दिया है वो तो आज नैब में भी पेश हुए, मैं यही कह रहा हूँ ना, तो फिर वो बात उन्होंने खुद जाके की है तो उन्हें भी मानना पड़ेगी। बाकी बात ये है कि जब केस चलेंगे तो चोई साहब जैसे कह रही है आपको पता हर केस में फिर जरा भी होती है, वो अदालतों में भी आएंगे, चीज़ें आमने सामने में भी हो जाएंगी, तो फिर चेयरमैन साहब उनसे पूछ लें कि हाँ भाई काका हो तो सारा करना से उन मेरे खिलाफ खलोगे, अभी तो उनको जो है वो उनकी बात मानना ही पड़ेगी। राइट, चलें जी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, असम्बलियों की तहलील की तरफ ज़रा बात को लेके जाते हैं। इमरान साहब असम्बलियाँ तो अब ज़्यादातर लोगों का कयास यही है कि पहले 2-3 दिन पहले तहलील हो जाएंगी, आपकी खबर क्या है? क्या फैसला हो गया है कि 8 अगस्त को या 10 अगस्त को तहलील होनी? देखिए मैंने तो पहले भी यहाँ कहा था, हमें तो यही जो हमारे वाकफान आलम वो तो यही कहते हैं कि ये फैसला हो चुका है कि असम्बलियाँ अपनी मुद्दत से 2-3 दिन पहले टूट जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, ताकि जो आइंदा इलेक्शन है वो 90 दिन में हो 60 दिन की बजाय, ताकि उसमें टाइम मिल जाए। ठीक हो गया। उसमें 2-3 चीज़ें हैं वो जो हमने पिछले हफ्ते भी बयान की थी कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर 90 दिन होंगे तो एक तो मामला ये हो जाएगा कि एक पोस्टिंग जो है वो भी एक टेन्योर ख़त्म हो जाएगा, नया टेन्योर शुरू हो जाएगा। दूसरा मामला ये होगा कि उस हालात में फिर शायद उनका ख्याल है कि मियाँ नवाज शरीफ की जो वापसी है उसमें भी अच्छा, वैसे इस पर मैंने आज खबरें में देख रही थी कि जी वो फिलहाल तर्क कर दिया उन्होंने वापसी का फौरी इरादा। नहीं मैं आपको बता रहा हूँ ना कि वो सितंबर के दूसरे हफ्ते के बाद ही आएंगे। दूसरी बात ये कि ये जो मामला है कि इसमें चेयरमैन पीटीआई जो है
उनका भी जो ये मुकदमात हैं ये एकदम से ऐसे नहीं है, ये भी इस तरह से उनको सज़ा होगी कि जो उनकी अपील है वो भी दूसरे हफ्ते के बाद लगे, ताकि जो ये चंद हल्कों में ये बातें हैं या अफवाहें के या इल्ज़ामात के कि शायद कुछ अदालतों में सहूलतकारी हो रही है तो उनकी वो सहूलतकारी ना हो सके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं उन्हीं को देख के ये फैसला किया गया है कि असम्बलियाँ 2-4 दिन पहले तोड़ के तो थोड़ा सा टाइम गेन कर लिया जाए। लेकिन चौधरी साहब आपको क्या नज़र आ रहा है, जो निगरान सेटअप है उसके ऊपर कोई फड्डा है? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि निगरान सेटअप के मामले पर और इलेक्शन बर वक्त करवाने के मामले पर इवन मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी सेम पेज नहीं है। ये लगता तो ऐसे ही है कि जो चीजें जो खबरें सामने आ रही हैं कि जो मौजूदा हुक्मरान है वो शायद कोई ज्यादा पुरएतमाद नजर नहीं आते कि जो असम्बलियों की जो मुद्दत है मुकम्मल होने के बाद ये 8 या 9 अगस्त को मोस्ट प्रोबेबली ये असम्बली को रेजोल्यूशन पर फैसला हो चुका है कि असम्बली तोड़ दी जाएगी, लेकिन इसके बाद ये निगरान हुकूमत जो है वो कौन सी आती है, कौन से वज़ीर आते हैं, वज़ीर आज़म बनते हैं निगरान, उस पर बड़ा डिपेंड है करेगा। और फिर जो IMF ने एक मामला किया है और इलेक्शंस अगर इस सूरत में किए जाए कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी को इलेक्शन में ना आने दें तो क्या वो स्टेबिलिटी जिसके लिए वो गए भी थे वहां पे और वो देखभाल कर रहे हैं कि उनका जो प्रोग्राम है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की नजर ना हो जाए, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा? तो ऐसी सूरत में कौन निगरान वज़ीर आज़म आता है? कोई माहिर मैशत आता है जो कि मेरा ख्याल में कि उस पर तो काफी हद तक फैसला भी हो गया है, लेकिन यहाँ पे सियासतदान का करना तो इससे तो यही जाहिर होता है कि बदएतमादी वहाँ पे है और जो मामलात हैं हतमी तौर पे अब ये जो क्लैरिटी है मामलात में ये आएगी असम्बली की जो टूटने के बाद इंटरिम सेटअप के ऊपर। इंटरिम सेटअप जो है कैसा लगता है वो खुद बताएगा, कौन आता है और कौन उस वज़ीर आज़म जो इंटरिम से वज़ीर आज़म है उनके ऊपर, और फिर जो हालात वाक़यात मुल्की हैं उसमें एक दफा पहले ये चीज तो एस्टेब्लिश हो चुकी है जब हमने स्लॉट भी चलाया फवाद साहब का कि जिसमें उन्होंने कहा कि आईनी तौर पे अगर एक आपने प्रोविजन ऑलरेडी वायलेट कर दी है तो फिर दोबारा वही वायलेट वो की जा सकती है, और पहले भी कुछ नहीं हुआ तो फिर आइंदा क्या होगा, बाद में क्या हो जाएगा। तो इसलिए ये मामला जो है ये हतमी तो नहीं है, सर्टेनिटी जो है वो तो लैग कर रही है, वो तो नजर नहीं आती जो कि एक आप कह सकें कि वसूख के साथ। और दूसरा जो सीनियर तबसरा निगार है या जिनको हम ये कहते हैं कि जिनकी सियासत पे बहुत नजर है वो ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसका वोट बैंक डेंट नहीं हो सका अब तक, और ऐसी सूरत में अगर इलेक्शन जल्दी करा दिए गए तो वो कम बैक भी एक स्टेज कर सकते हैं। ठीक, तो वो इतना बड़ा रिस्क जो है वो भी ये पार्टियां नहीं लेने चाहती PDM की, क्योंकि उनका और इस वक्त अगर अमूमी तौर पे ये किया जाए तो अगर तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो दी गई फिर तो मौजूदा PDM के लिए खासी मुश्किल हो जाएगी, और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी गई तो फिर मुझे जो खतरा है सबके लिए फिर भी मुश्किल ही रहेगी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी खत्म नहीं होगी। ठीक होगा, एक ब्रेक ले लेते हैं, वजह से फिर मायशी तौर पे पाकिस्तान मुश्किलात में घिरा रहेगा। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक से वापस आकर ये करेंगे कि क्या इस बात का इम्कान है कि नई मरदमशुमारी के तहत ही इलेक्शन करवाने के मामले को उठाया जाएगा, फिर नई हल्का बंदियाँ होंगी और उसके तहत फिर इलेक्शंस को इल्तवा का शिकार किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है, इसके कितने इम्कानात हैं? MQM का इसके हक में ही स्टेटमेंट जो है वो नज़र आ रहा है, लेकिन इसको मौजूदा हुकूमत और जो पीपल्स पार्टी PMLN उस पर कैसे रिएक्ट करेंगी ये बात जानना और इस पर डिस्कशन ज़रूरी है। और फिर बात करेंगे फ़ौजी अदालतों के ट्रायल के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई उसके ऊपर भी। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि बात हो रही है इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से भी खदशात हैं और ये भी बहरहाल अपनी जगह ऑप्शन है कि वक्त पर ही हो जाएं,
तो कितने इसके चांसेस हैं, इस पर बात कर लेते हैं। इससे पहले तो इमरान साहब, यही जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था वो ये कह रहा था कि जी हम तैयार नहीं हैं नई हल्का बंदियों के तहत अगर होते हैं। अब हुकूमत पहले ये कह रही थी कि जी नई मरदमशुमारी नई हल्का बंदियों पर कराएंगे। उस दिन राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, पुरानी पे ही होंगे इलेक्शन। तो आज वो इतनी ज़रूरी नहीं है लेकिन पहले ज़रूरी थी। तो आपको क्या लग रहा है, नई मरदमशुमारी के तहत होंगे या पुरानी के तहत? देखिए समीना, बात यह है कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो और पीपल्स पार्टी, इवन मौलाना फजलुर रहमान, ये सब चाहती हैं जमातें कि इलेक्शन जो है वो वक्त पे हो जाए। ये नहीं चाहते, इनको ये खदशा है कि ये ना हो कि कहीं इलेक्शन इस दफ़ा इल्तवा का शिकार हो और फिर लंबे ही इल्तवा का शिकार हो जाए और जमहूरियत जो है वो ही ख़तरे में पड़ जाए। इसलिए ये समझते हैं कि इस वक्त हालात ऐसे हैं कि पीटीआई जो है उसके मामलात भी कोई ठीक नहीं है और उनको एक्स्ट्रा कोई सपोर्ट भी नहीं हासिल, बल्कि वो गर्म पानियों में है। लिहाजा इस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो ये जमातें हैं जो इनको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इस पे जो इतराज़ आया है एमक्यूएम की तरफ से, देखिए एमक्यूएम पहले तो राज़ी हो गई थी, फिर एकदम से उनका इतराज़, और एमक्यूएम के इतराज़ को आप इसलिए नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एमक्यूएम के बारे में हमेशा ये कहा समझा जाता है कि वो किसी न किसी इशारे पे कोई बात करते हैं। उन्होंने अगर किसी को कहीं से कोई इशारा आता है तो उस पर वो करते हैं। अब क्या ये बात जो है ये भी उसी तरह से किसी इशारे का शख्स आना है और उन्हें कहीं से कुछ कहा गया जिसके बाद उन्होंने ये दोबारा मुतालबा कर दिया? क्योंकि आप ये देखें, हालांकि नई मरदमशुमारी पे तो वो खुद राजी नहीं है, उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो ठीक नहीं हुई। मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, अब बात को ये समझे कि अगर तो उन्हें वाकई ही ये कहीं से इशारा दिया गया और फिर ऐसे मामलात में जब ये भी कहा जा रहा है कि जी अगर आप ये देखें कि अगर मैंने आपको याद होगा हमने पिछले प्रोग्राम हफ्ते भी ये बात की थी कि जब जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई थी तो उसमें इन दोनों ने ये तय किया था कि कोशिश ये की जाए कि कुछ सियासी बंदा जो है वो निगरान वज़ीर आज़म लगे, ना कि कोई मीशत दान को लगाया जाए। क्योंकि नासिर खोसा साहब हों या साबिक स्टेट बैंक के जो गवर्नर हैं, उन जो खातून गवर्नर थी उनका नाम लिया जा रहा है। इस तरह से एक दो और नाम है कि जी IMF जो है वो ये चाहती है कि कोई मुर्शिदान हो, इदारों की भी यही कोशिश है ताकि मामलात को सही तरह से चलाया जा सके। अब ये मामला है, इसमें भी लोग कहते हैं कि चीज़ें अगर ये सारी मिला ली जाए तो कुछ तज्ज़ियाकारों का ख्याल है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है, जो आपका सवाल था ना फैसल चोई साहब से भी, कि कहीं ये एक पेज पे नहीं है। तो जो लोग ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत और कुछ इदारे इस वक्त एक पेज पे नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे नहीं है कि इलेक्शन बर वक्त हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि हालात जिस तरफ जा चुके हैं अब इलेक्शन वक्त पे हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स को एक दफ़ा आप नाराज़ नहीं कर सकते। फिर या तो ऐसी सूरत हो कि जब मुल्क की ऐसे हालात हो कि एकदम से कोई मार्शल आ जाए और इस तरह की चीज़ें हो जाएं, जिस तरह की इस वक्त हालात हैं उसमें मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट तमाम स्टेक होल्डर्स को अपने खिलाफ कर ले और चीज़ें उस। लेकिन वैसे चौधरी साहब ये खबर तो आई है कि जो नई मरदमशुमारी हुई थी उसका बाकायदा नोटिफिकेशन आ जाएगा, गज़ट कर दिया जाएगा उसको, और फिर उसके अगर वो आ जाते हैं, उसके नताइज पब्लिश कर दिए जाते हैं, तो फिर तो इलेक्शन कमीशन पाबंद होगा कि नई हल्का बंदियाँ करे और उसी के तहत नए इंतखाब हों। और कुछ लोग इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि भले 4-8 महीने आगे भी करना पड़े इंतखाब तो कोई बात नहीं, लेकिन नई मरदमशुमारी नई हल्का बंदियों के तहत हो। 4 महीने लगेंगे उसमें। हाँ जी, तो क्या इससे फिर आपको इस तरफ बात जाती नजर आ रही है? नहीं, तो फिर तो वही मामला वही जो मैंने अर्ज किया है कि वो तो किसी भी हीले बहाने से इलेक्शन डिले किया जाएगा तो फिर वो 6 महीने 4 महीने के लिए तो नहीं डिले किया जाएगा ना, फिर तो डिले होगा। उसकी जो हल्का बंदियां हैं, हल्का बंदियों पर एतराज होंगे, हल्का बंदियों के एतराज जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक, और उस वक्त अगर एक भी हल्का जो है किसी सूबे का या किसी नेशनल इलाके का अगर उसमें एतराज हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट से रिवर्स हो गया तो इलेक्शन कैसे कराएंगे आप? तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। इसी वजह से सियासी जमातें चाहती हैं कि हम इसको नोटिफाई ना करें, और एमकेएम जो है वो भी चाहती है। वो एमकेएम ने तो खैर एक फिगर भी दे दिया कि 3 करोड़ जी हमारी आबादी है, हालांकि उसकी बुनियाद मुझे समझ में नहीं आती वो किस बुनियाद पे कह रहे हैं। मासवाई के ये वो जो इंदरून सिंह की जो है नेशनल की सीट्स, वो समझते हैं कि शहरी इलाकों में अपनी सीट्स बढ़ा के तो वो अपना स्टेक बड़ा करना चाहते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में।
तो उन्होंने ये कहा कि वो इस मर्दमशुमारी को मानते नहीं है। अगर वो मानते नहीं है तो फिर अगर उसको नोटिफाई किया गया एक और तो उसके तहत वो इलेक्शन क्यों आगे कराना चाहेंगे? ठीक नहीं, वो उसकी वजह ये है कि अगर तो आप दोबारा, फिर वो तो कह रहे हैं कि दोबारा मर्दमशुमारी की जाए, दोबारा मर्दमशुमारी की जाए, दोबारा मर्दमशुमारी को चेकअप करके वो तो यानी वो वाली गल हो गई ना चौधरी साहब, कौन जिंदा रहता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। उन्होंने तो 1.5 का प्रोग्राम दिता है कि भाईजान इंज करो। ठीक है, तो ये तो लंबा काम लग रहा है। अच्छा चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि एमक्यूएम ने अपने आप ये प्रोग्राम दे दिया? नहीं, अपने आप तो रोटी नहीं खाते थे। ठीक है, चलें जी। लेकिन जी सुप्रीम कोर्ट में भी अहम मुकदमात की समाअत चल रही है और अब जो फौजी अदालतों के क़याम के और उस पर जो ट्रायल हो रहा है सिविलियन का, उसके ऊपर जो एक अहम पिटिशन है एतजाज़ एहसन साहब की, लतीफ़ कोसा साहब की और जवाद ख्वाजा साहब की, उसके ऊपर जो समाअत हुई है उसमें फ़िलहाल ये कहा गया है कि जी आप सुप्रीम कोर्ट को आगाह किए बगैर ना चलाएं, लेकिन आगे अभी उसका फ़ैसला नहीं आया और मज़ीद अभी समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई है। इमरान साहब, इस केस का फ़ैसला आपको क्या होता नज़र आ रहा है? क्या इजाज़त मिल जाएगी या नहीं? मुझे लगता है समीना इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा, हाँ जी, इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन ये जो कहानी है ना सुप्रीम कोर्ट में केस की, ये कहानी अपने अंदर कई मोड़ लिए हुए, ये बड़ी सस्पेंस बड़ी जो है ना कहानी है। देखिए, मुझे ये लगता है कि अदालत जो है वो जितना अपना कंसर्न शो कर रही है और जिसमें है उसमें नतीजा ये निकलेगा कि कुछ चंद गाइडलाइंस जो हैं वो तय कर दी जाएंगी कि जनाब आप सिविलियन के खिलाफ मुकदमा चला तो सकते हैं, लेकिन इन गाइडलाइंस के तहत वो मुकदमा, और वो तो डिस्कस भी हो रही है। हाँ जी, कि आप उनको अब फैमिली से भी मिलने दें। और क्योंकि एक जो आज आपको अगर वो हो कि जो आज रिमार्क्स थे ना, उनमें एक बात बड़ी अहम थी कि जनाब जो ना अदालत को एतमाद में लेना, और फिर उसमें सबसे बड़ी ये बात कि अगर ऐसा ना किया तो अदालत मुदाखलत का हक भी रखती है, और ये मुदाखलत चाहे मार्शल जैसी सूरत हाल क्यों ना उसमें भी हो सकती है। कह रहे हैं कि हम इसमें ज़रूर करेंगे, अपनी तशवीश जाहिर कर रहे हैं ना। मामला ये है कि इस तरह से अब वो जो गाइडलाइंस बना देंगी तो उसमें ये आप उनको फेस सेविंग कह लें, जो मर्जी कह लें, तो लेकिन एक मशरूत सी इजाजत मिल जाएगी आपका ये मानना है? मुझे ये लगता है। लेकिन चौधरी साहब, आपको क्या नजर आ रहा है, ये मशरूत इजाजत तो फिर क्या हमेशा के लिए ये एक एग्जाम्पल नहीं सेट हो जाएगा? हाँ जी, मेरा ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को जो है ये एक सुप्रीम कोर्ट का बसात एहतराम, देखें अजीबोगरीब मामला है। पहले वो एक मामला उठाते हैं, उस मामले को बड़े शदोमात से वो स्टार्ट करते हैं और फिर वो एकदम बीच में उसको छोड़ देते हैं। देखिए, या तो केस टेकअप ना हो, और अगर केस टेकअप हो तो वो हतमी नतीजे पे पहुंचे। पहले खूब रौला रुला मचता है, फिर वो पीछे हट जाते हैं। ठीक है, मतलब ये देखे ना, ये बड़ी ज्यादती की बात है, और ये सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल को मजाक की बात थोड़ी है। ऐसे जो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल जो होते हैं उसको मैं तो कम से कम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। देखे, मेरी तो कंसिडर्ड आपके हमारे शो पे भी ये ओपिनियन है कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियंस का ट्रायल जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए अनटिल अनलेस कोई वॉर वेजिंग हो। ये देखिए फर्क होता है ना, आप जो अपने लोग हैं और ये जो बाहर के लोग हैं उनके बीच में डिफरेंस करना बड़ा जरूरी होता है। आप अपने सिविलियंस को ट्राई करेंगे मिलिट्री कोर्ट में, वहां पे मिलिट्री कोर्ट्स के प्रॉब्लम ये होते हैं कि जाहिर है कि मिलिट्री के लॉज हैं प्योरली एक डिसिप्लिन फौज को मेंटेन करने के लिए, और वहां पे ऐसे ही लॉज की जरूरत होती है। ये भी मैं मतलब इस पे भी कोई दूसरी राय नहीं है। द लॉज विच डील्स विद मिलिट्री, जो फौज को डील करने के लिए लॉज है उनको इतना स्ट्रिक्ट होना चाहिए, लेकिन ये बात आम सिविलियन के ऊपर जो लागू करना, वो मेरा ख्याल में किसी तौर पे भी ना आइन ना कानून ना ही कोई और मंतक उसकी इजाजत देगी। उसकी अगर आपने किसी भी सिविलियन को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना है तो उसके लिए बहुत ही एक ऐसी चीज होनी चाहिए, और इसको पहले पाकिस्तान में जो सुपीरियर अदालतों का बहुत फैसला है, जो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला है कि जी आप हम ऐसा करें हम वैसा करें, तो ये कोई अरेंजमेंट जो है ये कोई समझ में नहीं आते। देखिए, या तो कानून में होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगर नहीं होना तो आप कहें कि जी नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर होता है तो फिर आप इस केस को डिसमिस करें। नहीं, लेकिन चौधरी साहब आप ये बताएं, जब आप केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर देते हैं तो उतनी देर तक वो काम रुका तो नहीं रहेगा? वो ये तो उनका पास इख्तियार है ना। मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के लिए उन्होंने कस्टडी में रखे हैं, ना उनकी ट्रायल होगी ना उनकी जमानत होगी, वो जेल में
ही सड़ेंगे। मेरा मतलब है कि ज्यादती तो अल्टीमेटली फिर हो रही होगी ना। मतलब या तो आपने अगर उनका वो फैसला करना है कि जी वो उनको ट्राई करना है मिलिट्री कोर्ट में, तो फिर आप एक डिसीजन दे दें। और चौधरी साहब, ईद से पहले तो बड़ा लग रहा था कि तेजी में नजर आ रही है अदालत, और ईद से पहले शायद इसके ऊपर कोई डिसीजन आ जाएगा, लेकिन वो फिर हमने देखा कि यही जब इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं कि यू कैच कोल्ड फीट राइट इन द मिड ऑफ द वे, यानी मतलब ये एक बसद एहतराम, मेरा बहुत एहतराम का ताल्लुक है, और मैं तमाम जज साहबान को सुप्रीम कोर्ट के, मेरी समझ में वो बहुत ही आला अरफा जज है। लेकिन देखिए कुछ चीजें करने की होती हैं जो कर देनी चाहिए, जो अगर मैं तो ये कह रहा हूँ कि इसका हतमी नतीजा निकले, ए वन वे और अदर, होना है तभी करें, नहीं होना जाती ओपिनियन मेरी अपनी जो है वो एक अलग है। मैं जाती तौर पे और फिर अगेन सर ये भी बात आ जाती है ना, जब आपका किसी एक फैसले पे दिया हुआ फैसले पे अमल दरामद ना हो तो एक इनसिक्योरिटी तो है कि भाई देखिए जजेस का ये काम नहीं है। अगर आप ये सोचें कि अमल दरामद नहीं होगा जी, ये आपने फैसले कर रहे हैं, फैसले करने के बाद आप जो कानून में गुंजाइश है वो कर दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर फैसला ना देना जो है, देखिए जजेस का मामला, जो अमल दरामद जो है वो जजेस का काम नहीं होता, ठीक हो गया, अमल दरामद इंतजामिया का काम है। अगर नहीं होता उससे भी कुछ चीजें हैं, लेकिन फैसला दे देना, फिर उसका पैरा ना देना, फिर उसके ऊपर जो है अमल दरामद ना हो तो उसको सरफे नजर चलिए एक ब्रेक लेते हैं। और इदारों के वकार जो है वो नीचे आते हैं और इदारों की मजबूती जो है उसमें फर्क पड़ता है। ऐसे भी तासुर आता है जैसे पता नहीं शायद दबाव में है किसी तरह भी। लेकिन बहरहाल जी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। वापस आकर एक और ऑर्डिनेंस के हवाले से, कानून के हवाले से इनफैक्ट बात करेंगे, जो बिल पेश हुआ है और उसमें जो मीडिया की रेगुलेशन है उसके हवाले से कुछ तरमीम भी की गई हैं, और इस पर सहाफ़ी बहुत सारे एहतजाज कर रहे हैं कि ये फिर से मीडिया पे कदगन लगाने की कोशिश है। इस पर बात करते हैं तफसील से आकर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पैमरा तरमीमी बिल 2023 पेश किया गया जी कौमी असम्बली में, और जाते जाते बड़ी तेज़ी से बड़ी अहम किस्म की कानून साजियाँ भी हो रही हैं। पैमरा का जो ये कानून है इसके मुताबिक गलत खबर चलाने पर जुर्माना 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया। और मैं ये खबर पढ़ रही थी तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही तासुर मिल रहा था कि जब पीका ऑर्डिनेंस लाया गया था साबिका हुकूमत के दौर में तो बहुत ज़्यादा शोर किया गया था, और उस वक्त ये जो हुक्मरान इत्तेहाद है उस वक्त अपोजिशन में था, तो उसको इतना तनकीद का निशाना बनाया था और कहा था कि जी ये तो काला कानून है और ये तो डिक्टेटर की याद दिला दी वगैरह वगैरह। लेकिन आज खुद जाते जाते इस किस्म के कानून की क्या ज़रूरत पेश आई। सिर्फ ये एक शिक नहीं है, इसमें और भी काफ़ी सारी शिकें हैं इमरान साहब, जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि जैसे मीडिया को बहुत ज़्यादा अंडर कंट्रोल कर दिया गया है। तो आप समझते हैं कि ये वही हम जो हमेशा हम कर रहे होते हैं बात के, ऑपोजिशन में कुछ और हुकूमत में कुछ और वाला मामला है। समीना, अपोजिशन या हुकूमत की बात नहीं है। मैं तो आपसे ये कहूँगा कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर ये सब लोग मिल भी जाते हैं। मुझे आप ये बताएं कि इनको सिवाय इस बात के कि मीडिया की आज़ादी को सलब किस तरह से किया जा सकता है, मीडिया को दबाया कैसे जा सकता है, किस तरह से इनका गला घोटा जा सकता है, अपनी मर्ज़ी की खबरें चिलवाई जा सकती है, इसके अलावा कोई मामला ही नहीं है। मुझे अब ये बताएं कि जब एक चीज़ें थे, इन्होंने डिस इन्फॉर्मेशन की और मिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह भी अपने पास से कर ली है जी हाँ। यानी जो ये तारीफ बताएंगे अब वो हम समझे तमाम साफ़ी कि डिस इन्फॉर्मेशन वो है जो ये कहते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन वो है जो ये चाहते हैं। वो तो कहते हैं सहाफ़ी भी वो है जो हम कहते हैं कि सहाफ़ी है। हाँ जी, मामला ये है कि ये देखिए, इसमें थोड़ा सा मैं आपसे अर्ज करूं कि खुद हम साफ़ियों का भी कसूर है। PFUJ या ऐसी कोई तंजीमें जो हैं, इतनी ज़्यादा जब उनके टुकड़े हो जाएंगे, इतने ज़्यादा ग्रुप्स बन जाएंगे, तो फिर हुकूमत को हमेशा मौका मिलता है कि वो अपनी मर्ज़ी का कोई एक ग्रुप साथ मिलाएं और अपनी मर्ज़ी के फैसले करते चले जाए और कहे कि देखें जी हमें तो साफ़ियों के उस धड़े की भी सपोर्ट हासिल है। और फिर वो ये नहीं कहते कि धड़े की सपोर्ट हासिल है, बल्कि वो ये कहते हैं हमें तो साफ़ियों की सपोर्ट हासिल है। मामला ये है कि ये देखिए, PFUJ हो या CPNE हो या APNS हो, पाकिस्तान ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन, और फिर सबसे बढ़ के ये कि न्यूज़ मैनेजर्स एसोसिएशन है, जो तमाम लोग हैं, तमाम न्यूज़ चैनल्स हैं, उनके डायरेक्टर न्यूज़ जो हैं उन पे उनकी अपनी एक एसोसिएशन है। आप उन लोगों से जो मेन स्टेक होल्डर हैं
आप उनसे रब्ता करें, उनको बुलाएं, उनसे डिस्कस करें, उनसे मिल के ऐसी चीज़ें बनाएं जो उनके लिए भी काबिल कबूल हो। अच्छी बात है आप इसके लिए कर रहे हैं कि जितना वक्त पे मिलनी चाहिए ज़रूर मिलनी चाहिए, और जो इदारों में नहीं मिलती आप उनको पाबंद करें। इश्तहारात के मामले, ये मामले सारे आप ठीक, लेकिन आप कम से कम स्टेक होल्डर्स के साथ मशवरा तो कर लें। आप जबरदस्ती तो उन पे ना थोपें। पीका ऑर्डिनेंस में भी जब वो तनकीद होती थी तो फवाद चौधरी साहब उस वक्त यही कह रहे होते थे कि ये तो हम जो मुलाजमीन हैं उनको स्ट्रेंथन करने के लिए बात कर रहे हैं, और वो उनको समझ नहीं आ रही कि ये वो अपने ही अगेंस्ट एक तरह से बात कर रहे हैं या तनकीद कर रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये जो आपको लग रहा है कि बिल है, इसको इस तरह कम यानी असेंबली की तादाद है, ऑपोजिशन भी उस तरह से मौजूद नहीं है, और फिर इतनी उजलत में इस तरह की कानून साजी की इस वक्त ज़रूरत क्या पेश आई? मीडिया तो ऑलरेडी बड़ा इस वक्त समझ लें आपके एक उस तरह से आज़ाद उसमें सिचुएशन में तो नहीं है। देखिए, मीडिया में जितनी पाबंदी अब है और जितना मीडिया को जो है बिल्कुल गैग कर दिया गया है, उसकी आवाज़ बंद कर दी गई है, इससे ज्यादा आप पता नहीं क्या कंट्रोल चाहिए इस हुकूमत को। ये कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं इस मामले को। और मीडिया जो है, एक आज़ाद सहाफत जो है, वो एक महजब माशरे की निशानी होती है, और सहाफियों ने जो है इस मुल्क में हमेशा जो है वो बात उठाई है आइन के लिए, कानून के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए, शख्सी आज़ादियों के लिए। लेकिन इमरान याकूब खान साहब की इस बात से डिफर करना चाहे मुश्किल बात है। वो ये सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एक प्रेशर ग्रुप्स हैं जो कि अपने मुफादात के लिए साफियों में और वकीलों में हर जगह के ऊपर जो हुकूमत के साथ मिल जाते हैं, और उन्होंने जो बुनियादी शक्ल है बस करके रख दी है। मीडिया की आज़ादी पे इस तरह की पाबंदियां जो है उसको सपोर्ट कोई भी नहीं कर सकता, और यही इस हुकूमत का वो चेहरा है, फैसिस्ट चेहरा है, जो कि जाते हुए उन्होंने दिखाया है। इस किस्म की बात आगे तो निगरान हुकूमत आ रही है, आजाद मीडिया होना चाहिए ताकि तमाम लोग अपनी कोई रोल नहीं होता। मैं ये कह रही हूँ आगे इलेक्शन आना है, सब खुल के सब एक और बात है जो मेरे नजदीक सबसे अहम बात ये है कि आप ये देखें कि कौन सा ऐसा नेशनल कॉज है जिस पे मीडिया ने हमेशा खड़े होके पैड़ा नहीं दिया। आप कोई ऐसा इशू बता दें जिस पे मीडिया यक जुबान होके यक जान होके उस इशू पे चला ना हो, गया ना हो। हुकूमत से आगे बढ़ के हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के हमने जंगें लड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर इस ये बस हर हुकूमत की ऐसी ख्वाहिश नजर आती है कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन टाइम पे जब ये हुकूमत जा रही है, इस टाइम पे इस तरह की कानून साजी, इसकी टाइमिंग बड़े क्वेश्चंस उठा रही है कि इसकी क्या जरूरत पेश आई। बहरहाल जी, देखते हैं इस मामले पर आगे क्या पेशरफ्त होती है। आज के लिए नाज़रीन इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।